Hi everyone, this is Kirti. Choose the name of the Roman emperor who conquered England in 43 AD. 43 AD में किस रोमन एम्परर ने इंग्लैंड को जीता था? क्लॉडियस ने इसे जीता था। ठीक है, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आज 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन द यूएसए वॉज। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ऑथर पुलिट्जर प्राइज जीतने वाले कौन है? झुम्पा लहरी। आंसर इज झुम्पा लहरी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्टे। कॉमेडिया डेल आर्टे क्या है? सो एक तरह से कॉमिक ड्रामा होता है जो 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स। नेक्स्ट है इन 1576 जेम्स बर्बेज, father of the actor Richard Burbage, obtained lease and permission to build the first theatre in Shoreditch, London. Its name was। ठीक है, 1576 में जेम्स बर्बेज ने लंदन में एक थिएटर बनने की परमिशन दी थी। उस थिएटर का नाम बताना है। और ये जेम्स बर्बेज वो हैं जो विलियम शेक्सपियर हैं, उनके प्लेज में रिचर्ड एक्टर जो उनके हीरो के प्ले क्या करता था, रिचर्ड बर्बेज, उसके फादर हैं जेम्स बर्बेज। इन्होंने थिएटर की परमिशन दी थी। दी थिएटर, आंसर है दी थिएटर। नेक्स्ट है 104 ड्यूरिंग 1613 जून 29 1613 में विच थिएटर कॉट फायर। किस थिएटर में आग लग गई थी? तो आंसर यहाँ पर है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर जिसमें विलियम शेक्सपियर का हेनरी एट चल रहा था, उसका परफॉर्मेंस चल रहा था, तब कैनन शॉट के द्वारा उसमें आग लग गई थी। 29 जून 1613 में ये आग लगी थी इस थिएटर में। नेक्स्ट है 105 1642 September 2 पार्लियामेंट इश्यूड एन ऑर्डिनेंस suppressing all stage plays in London and theatre were closed। ठीक है, पार्लियामेंट ने 1642 2 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसके तहत जो लंदन में जो स्टेज प्ले थे उन पर क्या लग गया, वो बैन हो गए और थिएटर सभी लंदन के क्लोज हो गए इन 1642। नेक्स्ट है 106 इन विच ईयर द रेस्टोरेशन एंड the demise in the power of the Puritans, see the opening of the theatre again। So in 1660 रेस्टोरेशन स्टार्ट होता है इंग्लैंड में और अगेन जो थिएटर हैं वो रीओपन हो जाते हैं। जो 1642 में बंद हुए थे वो 1660 में रीओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट है 107 पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर द डेली करंट इन लंदन टुक प्लेस इन। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश पेपर जिसका नाम डेली करंट था इंग्लिश लंदन में कब स्टार्ट हुआ? ये इसका पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ? इन 1702। इन 1702 में इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ इन लंदन। नेक्स्ट है 108 an equivalent term of bathos but it is non-derogatory and denote a writer's deliberate drop from the serious and elevated to the trivial and lowly in order to achieve a comic or satiric effect। ठीक है, इक्विवेलेंट टर्म ऑफ बेथोस यानी कि बेथोस के इक्विवेलेंट है, इसे कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स, जो कि नॉन डेरोगेटरी होता है। एंटी क्लाइमैक्स बेथोस की तुलना में एक नॉन डेरोगेटरी टर्म है। नेक्स्ट है 109 अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड नोवेलिस्ट। एक लूज निट ग्रुप ऑफ पोइट एंड नोवेलिस्ट राइटिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1950s एंड अर्ली 1960s who shared a set of social attitude, anti-establishment, anti-political, anti-intellectual, opposed to the prevailing culture, literary and moral values, and in favor of
fettered self-realization and self-expression. सो एक लूज निट ग्रुप ऑफ पोइट जो 1950s के दौरान लिखते थे, इन्हें बोलते हैं बीट राइटर्स। ये बीट राइटर्स का ग्रुप था हु रोट 1950s। बस इतना जानने की ज़रूरत है, इतना ही पूछा जाता है कि ये ग्रुप था 1950s अराउंड अपना जो है लिखा करता था लिटरेचर। जो उनका लिटरेचर जो वर्क था वो कैसा था, सेल्फ रियलाइजेशन था जिसमें, और सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि जो सोशल एस्टेब्लिश्ड रूल्स और नॉर्म्स हैं उन्हें ये नहीं मानता था। ये खुद के जो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन की ये लोग बात करते थे। नेक्स्ट है 1010, विच मूवमेंट डिनोट अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हुज वर्क वॉज शेप्ड बाई द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ द 1960s, द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द Vietnam War, militant demand for the right of black that led to repeated and sometimes violent confrontation and the riot and burning in Los Angeles, Detroit, न्यू यॉर्क, न्यूयॉर्क एंड अदर मेजर सिटीज़। ओके, ये इन सिटीज़ में क्या है स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, जिसे ब्लैक आर्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक मतलब एफ्रो अमेरिकन मूवमेंट था, यानी कि दोनों अफ्रीका और अमेरिकन दोनों राइटर्स का ग्रुप था इसमें। और ये जो ब्लैक लोग होते हैं यानी काले लोग, जो इनको मतलब ह्यूमिलिएट किया जाता था सोसाइटी में, इनको समान अधिकार प्राप्त नहीं था, जो वाइट लोग होते हैं उनके मुकाबले में इनको कम अधिकार थे, तो उनका ये मूवमेंट था, ये कल्चर मूवमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट है 111, which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literature. सो ये हैं किंग आर्थर। किंग आर्थर made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literature. Next है 112, who would be called the English Homer and father of English poetry. Father of English poetry और English Homer के रूप में किसे जाना जाता है? So of course we all know Geoffrey Chaucer. नेक्स्ट है व्हाट वॉज वेलम। वेलम क्या था? पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन। एक पार्चमेंट था जो एनिमल की स्किन से बनाया जाता था, एक मतलब जिस पर पुराने टाइम में लिखा जाता था। 114, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मिडिएवल बुक्स सर्वाइव। ठीक है, केवल मतलब थोड़ी बहुत बुक्स हैं जो सर्वाइव कर सकें मिडिएवल टाइम की। लार्ज नंबर हैविंग बीन डेस्ट्रॉयड इन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनमें से क्या हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई थी। द डिसोल्यूशन ऑफ द मोनेस्ट्री इन 1530। नेक्स्ट है 115, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसमैन ऑफ ओल्ड इंग्लिश? सो अ कोड ऑफ लॉज प्रोमलगेटेड बाई द किंग एथलबर्ट। A code of laws promulgated by King Ethelbert. Next है 116, who succeeded Elizabeth I in 1603, establishing the Stuart dynasty. ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, उनका सक्सीडेड किंग कौन था? यानी 1603 में जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड उनके सक्सीडर थे एलिजाबेथ फर्स्ट के, और जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी से थे। ठीक है, नेक्स्ट है 117, विच राइटर वॉज नॉट एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। यानी कौन सा राइटर है इनमें से, यानी 4 नाम दे देगा वो नीचे ऑप्शन में, आपको एक बताना होगा कि कौन सा राइटर है जो एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी नहीं लिखता था और जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी नहीं लिखता था। तो वो थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की राइटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी, है ना, एलिजाबेथ के टाइम पर भी वो नहीं लिख रहे थे और जेम्स फर्स्ट के टाइम पर भी उनका टाइम नहीं था, उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर स्टार्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पर 118, What was the intended target of the gunpowder plot in 1605? 1605 इसमें क्या एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट घटित हुई थी इंग्लैंड में, एक गन पाउडर प्लॉट के नाम से उसे जाना जाता है। तो उन लोगों का जिन लोगों ने प्लॉटिंग की थी, तो उनका इंटेंडेड टारगेट क्या था? उनका टारगेट था हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर अटैक करना। नेक्स्ट, लेकिन ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है 119, वो डिनोट अ वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन दैट इज patently disproportionate to the matter that it signifies. सो आंसर इज बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट क्या है? एक ऐसा टर्म है या डिवाइस है जिसमें वर्डी और इन्फ्लेटेड डिक्शन होता है, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज को डिनोट करता है जो पॉम्पस है और दिखावटी है, बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट है 120, which social philosophy dominated during the Industrial Revolution dictated that only the free operation of economic laws would ensure the general welfare and that the government should not interfere in any person's pursuit of their personal interest. Less fair. Answer is less fair. Next है question number 121. Who applied the term romantic? रोमांटिक टर्म किसने अप्लाइड किया था? टू द लिटरेरी पीरियड डेटिंग फ्रॉम, ठीक है, 1785 टू 1830। इस पीरियड को रोमांटिक घोषित कर दिया था किस राइटर ने? सो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश हिस्टोरियन हाफ ए सेंचुरी आफ्टर द पीरियड एंडेड। इंग्लिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने 1785 को 1785 से लेके 1830 के टाइम पीरियड को रोमांटिक माना है। नेक्स्ट है 122, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोइटिक फॉर्म फॉलोइंग ऑन वर्ड्सवर्थ क्लेम that poetic inspiration is contained within the inner feeling of the individual poet as the spontaneous overflow of powerful feelings. The lyric poem written in the first person. Next point है 123, what did Byron write with his scathing reference to peddlers and boat and wagons? Wordsworth's devotion to the ordinary and everyday. Next point है 123, what did Byron write with his scathing reference to peddlers and boats and wagons? Wordsworth's devotion to the ordinary and everyday life. नेक्स्ट है यहाँ पर 124, वाइक्लिफ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन। वाइक्लिफ का जो बाइबल ट्रांसलेशन है वाइक्लिफ का, वो कब अपीयर्ड हुआ था? सो इन 1380 वाइक्लिफ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड। नेक्स्ट है 125, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ स्ट्रेच फ्रॉम। जो रेन है यानी इनका जो साम्राज्य था क्वीन एलिजाबेथ का, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? 1558 से लेके 1603 तक इनका ये राज्य जो है साम्राज्य रहता है, तब तक ये रानी रहती हैं। 1603 में जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी से हैं, उसके बाद इनकी ये ख़त्म हो जाता है और किंग्स वो जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं। नेक्स्ट 126, टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क पैसेज कंसिडर्ड बाय द एडिटर टू बी इनडिसेंट और इनडेलिकेट। सो आंसर इज बॉर्डलराइज। नेक्स्ट है 127, एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन दैट इज इट इमिटेट। एक इनकॉन्ग्रुएशन इमिटेशन की बात हो रही है। इनकॉन्ग्रुएशन मतलब इमिटेशन, ऐसी इमिटेशन होती है, ऐसी नकल होती है जो अकॉर्डिंग टू जिसकी भी आप इमिटेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, इनकॉन्ग्रुअस होती है, मतलब बेमेल नकल को। दैट इज इट इमिटेट, जिसको ये इमिटेट करती है द मैनर, द फॉर्म एंड स्टाइल और एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सीरियस लिटरेरी वर्क और ए लिटरेरी जानर इन वर्स और इन प्रोज, बट मेक द इमिटेशन अम्यूजिंग। उस इमिटेशन को ये अम्यूजिंग बना देती है बाई ए रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। ठीक है, उस क्योंकि रिडिकुलस कैसे बना देती है कि जो डिस्पैरिटी है उस मतलब जो टेक्स्ट है मैनर एंड मैटर उसके बीच में जो रिलेशन है वो इनकॉन्ग्रुअस है। अब रिलेशन इनकॉन्ग्रुअस है तो वो डिस्पैरिटी आ गई, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक
कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है उसे बर्लेस कहते हैं। ठीक है, आंसर इज बर्लेस। नेक्स्ट है 128 वेराइटीज़ ऑफ हाई बर्लेस। हाई बर्लेस के प्रकार यहाँ पर आपको बताने हैं। सो पैरोडी, मॉक एपिक, ये सब इसके टाइप होते हैं। हाई पैरोडी का एग्जाम्पल हैं ये, जैसे पैरोडी और मोक एपिक, जैसे मोक एपिक का एग्जाम्पल है रेप ऑफ द लॉग, ये सब बर्लेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट लिटरेरी टर्म्स। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट लिटरेरी टर्म्स को फिल करना है। सो देखिए 129 अ डैश इज ए क्वेश्चन आज इन ए फॉर्म which does not in reality seek an answer but rather emphasizes a certain point। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसे कोई आंसर की ज़रूरत नहीं है, बस वो तो केवल एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, उसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। यानी रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन विच डज नॉट रिक्वायर एनी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 अ डैश is a direct and vivid comparison between two things usually considered distinct or unrelated। Answer is metaphor। Metaphor is a direct and vivid comparison between two things। Metaphor क्या है? एक direct comparison है दो चीज़ों के बीच जो एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 131 इज़ अ रिमार्केबली एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट। एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट है या फिर आइडिया है मीन टू बी टेकन फिगरेटिवली रादर देन लिटरली। सो आंसर इज हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? एक एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट होता है, या स्टेटमेंट कह लो या फिर आइडिया कह लो। नेक्स्ट है 132 अ स्टोरी इज़ नॉट ए स्टोरी विदाउट ए डैश एंड डैश। ठीक है, एक स्टोरी नहीं होती किसके बिना? विदाउट प्लॉट एंड करेक्टर। प्लॉट और करेक्टर के बिना कोई स्टोरी कैसे कोई स्टोरी हो सकती है ना? यानी कि ये इसका जो है इसेंशियल पार्ट होता है। प्लॉट के बिना कोई स्टोरी होती ही नहीं है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।